हेलो बच्चों। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास, जिसमें आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। वो उस पर मेरे सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप उस वो भी जाकर देख सकते हो। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है बेसिकली रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स। देखो, पहला हमारा बोल रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स हैं? स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा स्क्वायर है, ये तो इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल हमारा क्या था कि जिसके सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ बोल रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। क्या रेक्टेंगल में चारों साइड से इक्वल होते हैं? नहीं। पर क्या रेक्टेंगल के ये आमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? हाँ। स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? हाँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो ये हमारा होगा फॉल्स। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है। कैसे? इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। पर क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं? क्या स्क्वायर मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल है? क्या रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं? नहीं। ऑल रोम्बस आर, इसको मिटा दूं। अब हमारा क्या बोल रहा है? ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम्स। ऑब्वियसली ये तो ट्रू है। हमने हमने क्या जाना था जी कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम है, सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम है। इनफैक्ट हमने रोम्बस को स्पेशल केस में पढ़ा था ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। अब आते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेज एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स है। ऑब्वियसली ये भी हमारा ट्रू होगा। ट्रू। स्क्वायर से क्या हमने क्या पढ़ा था कि रोम्बस और रेक्टेंगल्स किसके स्क्वायर में रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसलिए सारे स्क्वायर से रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ऑब्वियसली ये तो एकदम सीधा सीधा हमारा बोल रहा है फॉल्स होगा। कैसे? ऑब्वियसली ये सारे जितने भी हमारे पास स्क्वायर्स हैं सारे पैरेललोग्राम है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में होती हैं, जो डिफिनेशन पैरेललोग्राम की है कि इसके 4 साइड्स होते हैं और इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो सारी डिफिनेशन स्क्वायर स्क्वायर पर भी एप्लीकेबल है। पर स्क्वायर की डिफिनेशन जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम पर हो। तो ये हमारा फॉल्स होगा। यही अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हम ये यहाँ ट्रू लिख सकते थे। अब आते हैं ई पर। ऑल काइट्स आर रोम्बसेज। देखो, यहाँ हमने रोम्बस के बारे में क्या पता। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिफिनेशन देखो लिख देनी है। एक बार अपने यहाँ पर अपने से लिख लो डिफिनेशन। रोम्बस की डिफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? ऑल साइड्स आर इक्वल। काइट की हमने क्या पढ़ी थी? ओनली कंजिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। ओनली कंजिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। अब देखो क्या है, यहाँ पे फोटो बना लो। ये हमारा हो गया काइट, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है। ये हमारा हो गया रोम्बस। ये चारों साइड बराबर है। देखो क्या है, यहाँ बोला कॉन्जुगेटिव साइड्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ काइट में क्या, यहाँ पे रोम्बस में भी बोल सकते हैं कि सारे रोम्बस के कॉन्जुगेटिव साइड्स इक्वल है। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो जो डिफिनीशन इस पर एप्लीकेबल हो रही है वो इस पर हो रही है, रोम्बस पर भी। पर रोम्बस की क्या है, रोम्बस की डिफिनेशन क्या है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। क्या काइट की सारी साइड्स इक्वल हैं? ऑब्वियसली नहीं है। तो हर काइट हमारा रोम्बस नहीं हो सकता, पर हर रोम्बस हमारा काइट है। तो ये हमारा होगा यहाँ पर फॉल्स। तो दोबारा से समझाता हूँ। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये है रोम्बस की डिफिनीशन। क्या ये डिफिनीशन एप्लीकेबल है काइट के लिए? ऑब्वियसली नहीं है। पर काइट की डिफिनीशन क्या है? कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो कंजिक्यूटिव साइड्स क्या रोम्बस के भी इक्वल हो रहे हैं? ऑब्वियसली हो रहे हैं। तो हर रोम्बस हमारा काइट, जो डिफिनीशन काइट की है वो रोम्बस पर एप्लीकेबल हो रही है। पर रोम्बस की डिफिनीशन काइट पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो ये फॉल्स होगा। तो ये हमारा हमारा फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बसेज, ये फॉल्स है। ऑल रोम्बस ऑब्वियसली ये हमारा ट्रू होगा। अभी अभी यहाँ समझाया है कि जो प्रॉपर्टीज काइट की है वो रोम्बस पर एप्लीकेबल है, तो ये ट्रू होगा ऑब्वियसली। इसको मिटा दो दोबारा। यहाँ बोल रहा है कि ऑल ट्रेपीजियम्स आर और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। जितने भी ये पैरेललोग्राम्स है वो हमारे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की डिफिनीशन क्या है? इसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होने चाहिए। क्या पैरेललोग्राम में होते हैं एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड? ऑब्वियसली ट्रू। तो हर पैरेललोग्राम हमारा ट्रेपीजियम हो सकता है,
पर ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेपीजियम हमारा एक पैरेललोग्राम ही हो। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर शुड आल्सो बी इक्वल। क्या ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? ऑब्वियसली नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। क्या सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम्स हैं? ऑब्वियसली फॉल्स। सॉरी, दिस विल बी ट्रू। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन हमने ये इसी से जान लो। हर स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा ट्रू होगा। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या है? इसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होने चाहिए, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है। स्क्वायर के पर क्या ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है? ये साइड इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? हर साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या ट्रेपीजियम की हर साइड इक्वल हो रही है? नहीं। सो एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपीजियम, but not every trapezium is going to be our square. देखो इसको, तो इसका इसका एक और पार्ट समझने का तरीका क्या है, इस तरह से देखो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डैट, मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। डैट स्टूडेंट इज अ बॉय। क्या मैं यहाँ पर अभी ये लिख सकता हूँ डैट बॉय इज अ स्टूडेंट? डैट बॉय इज अ, या तो फिर देखो ये गलत उल्टा लिख लिया मैंने। ऐसे देखो, डैट बॉय इज अ स्टूडेंट, डैट स्टूडेंट इज अ बॉय। इस तरह से देखो, मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि डैट बॉय इज अ स्टूडेंट, वो लड़का एक विद्यार्थी है। पर क्या ये मेरा बोलना ये सही होगा होगा कि वो विद्यार्थी एक लड़का है? वो विद्यार्थी लड़की भी तो हो सकती है। हाँ, ये भी तो है। देख रहे हो यहाँ पे? देखो इस तरह से दोबारा इस लॉजिक समझो। डैट बॉय इज अ स्टूडेंट, वो लड़का एक विद्यार्थी है। पर क्या वो विद्यार्थी लड़का हो, ऐसा जरूरी है? ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है। दैट स्टूडेंट कुड आल्सो बी अ गर्ल। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे सारे प्रॉब्लम इसी तरह के ये लॉजिकल रिलेटेड है। जब ऐसे प्रॉब्लम है, सिंपल सबसे पहले तुम्हें तो इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और देखना है कि कौन की किसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर रही है। जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, पर यही प्रॉपर्टी क्या रेक्टेंगल पर एप्लीकेबल है? नहीं है। पर रेक्टेंगल की ये क्या प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स के 90 राइट एंगल होते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है स्क्वायर्स पर? ऑब्वियसली एप्लीकेबल है। तो बोल सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, बट नॉट एवरी स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। सम स्क्वायर्स आर सिंपली गोइंग टू बी स्क्वायर्स। बट हियर हियर बट यहाँ जैसे तुम देख सकते हो ये लास्ट वाले प्रॉब्लम में कि ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्रेपीजियम्स। ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्रेपीजियम्स। ट्रेपीजियम्स में क्या, यानी कि उसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल लाइंस होने चाहिए। स्क्वायर्स में हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहे हैं। इसी को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे खींचूं, ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रेपीजियम्स। क्या ऐसा लिखना ट्रू? ऑब्वियसली ट्रू हो सकता है हमारा ये, ट्रू। अब देखो यहाँ आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ जिनकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो पहला हमारा तो हमने पढ़ा था आखिरी क्लास में, रोम्बस। क्या पैरेललोग्राम होगा? नहीं, पैरेललोग्राम के साइड्स अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट जिसके साइड्स इक्वल हो, जो जिस पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल हो, उसे हम रोम्बस ही बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायर। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेंट दैट हैव 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स तो हमारे पास सिर्फ 2 ही केस में था। पहला था एक रेक्टेंगल और दूसरा था हमारे पास स्क्वायर, जो खुद रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है। अब देखो ये भी जो ये जितने भी यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये सारे पैरेललोग्राम्स ये हैं जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हो। ये सारे भी पैरेललोग्राम्स ही हैं, स्पेशल केसेज ऑफ पैरेललोग्राम्स। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है? सबसे पहली बात तो एक क्वाड्रिलेटरल की डिफिनेशन जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल की डिफिनेशन क्या है? इसके 4 साइड्स होते हैं। क्या स्क्वायर के 4 साइड्स हैं? ऑब्वियसली हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल ऑफ सम इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। क्या स्क्वायर का के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है? 90 इंटू 4 इक्वल टू 360 होता है? ऑब्वियसली होता है। और हमने और ही क्वाड्रिलेटरल की कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि
उसके क्वाड्रिलेटरल का हम एक और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि है कि इसके एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे? पहला तो ये कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट स्क्वायर के भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली बाइसेक्ट करते हैं। और अगेन यहाँ पर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या स्क्वायर के फॉर्म करते हैं? ऑब्वियसली ये भी फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से यहाँ रोम्बस का देखते हैं। रोम्बस क्या है? एक स्क्वायर रोम्बस कैसे? रोम्बस के फोर साइड्स इक्वल होते हैं। फोर साइड्स इक्वल होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। क्या रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं? स्क्वायर के भी करते हैं। और कोई प्रॉपर्टी? और कोई प्रॉपर्टी जैसे हमारी यही सारी हो जाएगी, जैसे एंगल्स अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, वो सारी। पर मेन ये दो है। मेन ये दो तो मतलब एकदम एकदम याद रखना है। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर्स के भी करते हैं। अब जानते हैं रेक्टेंगल, ये स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? ये स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री पर होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, इक्वल। स्क्वायर्स इक्वल होती हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर्स के भी इक्वल होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से आपने ये समझ गए होंगे कि स्क्वायर सब कुछ है। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, एक स्क्वायर रोम्बस भी है, और एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल ये स्क्वायर ये सब कुछ हो सकता है। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, और एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। पर सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे रोम्बस पे स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, और सारे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं हो सकते। कुछ क्वाड्रिलेटरल हमें ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं, कुछ काइट भी हो सकते हैं, कुछ पैरेललोग्राम हमारे पास सिंपल सा ऐसे पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। रोम्बस तो रोम्बस है ही, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है ही। तो ये सब पूरा वन वे रिलेशन है। इधर से आप इधर जा सकते हो, पर इधर से इधर आना फॉल्स हो जाएगा। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताएं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली पहला तो हमारे पास पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्या रोम्बस को होगा? ऑब्वियसली रोम्बस भी होगा, चूंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा? ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। स्क्वायर होगा? ऑब्वियसली स्क्वायर भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम ही है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के 3 केसेस हैं हमारे पास, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये चारों आंसर होंगे। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है। यहाँ बोला है कि ऐसे जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। किसमें हमने पढ़ा था? पहला तो हमारे पास होता है रोम्बस में। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? काइट, जो जो एक पैरेललोग्राम नहीं है। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसके भी ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सिर्फ एक होता है बेसिकली, काइट का सिर्फ एक ही होता है, पर होता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बाकी फिर बचेगा हमारा रेक्टेंगल, और ये चौथा हमारा क्या हो सकता है? एक स्क्वायर। और इसके डायगोनल्स इक्वल। अब डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? याद करो। पहला तो हमारा रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर तो ऐसी चीज है कि एकदम आंख आंख तुम्हें बंद करके लिख देना चाहिए। स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल लेंथ के भी होते हैं, सारे साइड भी बराबर होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर है, अपोजिट साइड भी बराबर है, पैरेलल भी है, ये है सब कुछ। स्क्वायर्स का तो सब कुछ ही है। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, मैंने तुम्हें कॉन्वेक्स की डेफिनेशन बताई थी। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे डायगोनल्स उसके इंटीरियर रीजन में ही लाई करें। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया इस तरह से, ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। ये देखो, ये मैंने एक, ये देखो, उप्स, 1 2 3 4, सॉरी, तो बढ़ गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ये
कॉनकेव के बारे में बताता हूँ। देखो, क्या ये हमारे पास एक कॉनकेव क्या था, याद करो जी, जिसके भी डायगोनल्स एक्सटीरियर रीजन में आ जाएं, जिसके भी डायगोनल्स एक्सटीरियर रीजन में आ जाएं, एक्सटीरियर रीजन यानी कि जो बाउंड्री के बाहर हो। तो इस अगर ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है, तो इसके देखो, अगर मैं यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करूँ, तो ये हमारे पास एक डायगोनल होगा, इस साइड से इस साइड तक एक डायगोनल। तो ये सारे डायगोनल देखो कहाँ आ रहे हैं, एक्सटीरियर रीजन में आ रहे हैं। तो ये हमारे, ये इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। और तो कॉन्वेक्स ऑब्वियसली इसी का उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ, जिसके सारे डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में लाई करे, और इन अदर वर्ड्स जिसका कोई भी एटलीस्ट नो एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, नो एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, नो एंगल इज ग्रेटर देन 180, उसे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो अब इसमें कोई रेक्टेंगल कैसे है, देखो ये हमारे पास ए बी सी डी का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये इसका ये डायगोनल इसके बराबर है। अब देखो इसका डायगोनल इसके इंटीरियर रीजन में ही है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये इसके इंटीरियर रीजन में ही, और इसका जो सबसे बड़ा एंगल भी कितने कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, जो कि 180 से कम है। तो हमारा एक रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तुम यहाँ इसकी इंग्लिश लिख सकते हो, और इस तरह से ऑल डायगोनल्स lie in interior region, lie in interior region, interior region, और एक और क्या लिख लो, all angles is less than 180 degree, hence it is a convex quadrilateral, quadrilateral यानी फोर साइड्स। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ बोला जा रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। देखो ये हमारे पास एक इस तरह से फोटो यहाँ बनाता हूँ इसको, ये बोला जा रहा है कि देखो ये आपके पास ABC का राइट एंगल ट्राइंगल है, और ओ इसके यहाँ पर कहीं लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ साइड राइट एंगल, वो यहाँ मिड पॉइंट यानी कि ये और ये दोनों बराबर है। अब बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। अब बोला जा रहा है कि अब मैं यहाँ पे ओ से एक बी तक लाइन खींच देता हूँ। अब बोला जा रहा है आपको प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये जो ओ हमारा पॉइंट है ये ए से सी से और बी से तीनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर लाई करता है। अब यहाँ क्या बोला, डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहाँ हमने इस तरह से बना दिया है डॉटेड लाइन क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो चलो मैं भी यहाँ बना देता हूँ, इसको ऐसे पूरा खींच दिया। अब देखो ये तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारे एक रेक्टेंगल के बराबर है, और इसलिए रेक्टेंगल के बराबर है, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हमने हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि डायगोनल, ये डायगोनल इसके बराबर होता है, पढ़ा था हमने डायगोनल। इसे इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इस तरह से। देखो इसे हम इस तरह मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, देखो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, कैसे, diagonals of a rectangle bisect each other, diagonals of a rectangle bisect each other, bisect each other and are of equal length, and are of equal length। तो यहाँ से हम एक, तो यहाँ हमें कंडीशंस क्या चीज़ दिए हुए, हमें कंडीशंस यहाँ दिए हुए हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी है, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल दिए हो गया हमारा, ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ इक्वल टू ओ सी हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल बी सी डी है, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि चूंकि हमारा सिंस ए बी सॉरी ए सी इक्वल टू बी डी हो रहा है,
तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? अब ए सी क्या है? ए सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ ओ बी प्लस ओ डी। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ए सी हो गया हमारा ये, और बी डी हमारा हो गया ये, ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ क्या है, ओ ए, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया, ओ इक्वल टू ओ सी है। ओ इक्वल टू ओ सी, तो हम यहाँ पे इसको ओ सी को ओ ए लिख देते हैं, और ओ बी हमारा किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। तो ओ बी इक्वल टू हम ओ डी इस तरह से सॉरी, ओ बी प्लस हम इसको लिख सकते हैं ओ बी, हमने ओ डी की जगह ओ बी को रख दिया, और ओ सी की जगह हमने ओ ए को रख दिया। कैसे? इससे, इन दोनों, ये दोनों कंडीशन से। टू ओ ए इक्वल टू टू ओ बी हो रहा है, टू टू हमारा कट गया, इससे हमारा क्या निकल गया, ओ इक्वल टू ओ बी। पर यहाँ पर हमारा ओ ए तो ओ सी के बराबर भी है, ओ ए हमारा ओ सी के बराबर भी है। आ गया, ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इस प्रॉब्लम से बेसिकली हमें क्या प्रैक्टिकल चीज़ पता चली? इस प्रॉब्लम से हमें प्रैक्टिकल चीज़ पता क्या चली? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे देखो, इससे हमें प्रैक्टिकल चीज़ क्या पता चली, कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, कि हमारे पास ऐसा मान लो कि ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब जो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस पर, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होगा। ये प्रॉब्लम का एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये इस प्रॉब्लम से बेसिकली हम एक चीज बोल सकते हैं कि द मिड पॉइंट ऑन a hypotenuse of a right angle triangle of a right angled triangle, that midpoint is equidistant from all the vertices, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। यहाँ पर अगर हाँ, ये यहाँ तो हमें बस ये ओ डी तो हमें एक्स्ट्रा किसकी बस यहाँ हेल्प हुई है। ये पूरा हमारा ए बी सी डी तो हमारा एक तरह का वो ही है, ए बी सी डी तो हमारा यहाँ एक रेक्टेंगल ही है। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मेन फिगर तो हमारा बस इतना है, इतना मेन फिगर तो हमारा बस इतना दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ओ यहाँ पर मिड पॉइंट है। इसको इक्वल भी है, और बोला जा रहा है कि प्रूफ करो कि ये तीनों इक्वल है। प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो यानी कि मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेनस इज अ पॉइंट सच दैट कि इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। ये इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी बराबर की दूरी पर है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ आते हैं, ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। ये यहाँ कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ बेसिकली प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। देखो, यहाँ बोला जा रहा है एक मेसन है, यानी कि बढ़ी बढ़ी को एक कंक्रीट स्लैब बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए। अब विच नीड्स टू बी रेक्टेंगुलर, इन व्हाट डिफरेंट वेज ही कैन मेक सो दैट इट इज रेक्टेंगुलर। एक बढ़ी है, उसको एक कंक्रीट स्लैब बनाना है, और उस देखना है कि वो रेक्टेंगुलर हो। तो क्या कौन कौन से ये तरह तरह के तरीके हैं जिससे वो पता लगा सकता है कि वो रेक्टेंगुलर है, बिना इंच उसके पास इंच टेप सब कुछ दिया हुआ है। कैसे पता लगा सकता है कि वो हमारे पास एक रेक्टेंगल मिल रहा है, पैरेललोग्राम नहीं हो रहा है, या रोम्बस नहीं हो रहा है, या स्क्वायर नहीं हो रहा? देखो, हम इसे ऐसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। पर ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की भी है ना? ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की भी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर की भी है, रोम्बस की भी है। तो हम इसी में फिर देखेंगे कि ऑल एंगल्स मस्ट बी 90, सारे एंगल्स 90 डिग्री पर होने चाहिए। पर इससे तो हमें ये स्क्वायर भी मिल सकता है, स्क्वायर के भी तो सारे एंगल्स 90 होते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर नॉट perpendicular bisector of each other। देखा हम यहाँ कैसे रिफाइन कर रहे हैं?
बोला जा रहा है कि कंक्रीट स्लैब बनाना है। अब बताओ कि यार कैसे हम कौन-कौन तरह-तरह के तरीके से बता सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर में हम उसे ले रहे हैं। पहले हमने कंडीशन यहाँ लगा दी कि भाई भाई देख अपोजिट साइड्स तो इक्वल कर दो पहले। अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कर दिया। और अपोजिट साइड्स इक्वल तो रोम्बस का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, पैरेललोग्राम का भी हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या करा, फिर हमने दूसरी कंडीशन लगाई कि सारे एंगल्स 90 डिग्री भी होने चाहिए। अब 90 डिग्री लगाए तो पर लेकिन 90 डिग्री तो स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर के साइड्स भी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी 90 होते हैं। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या लगाई कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जो कि स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है, पर रेक्टेंगल में कोई ज़रूरी नहीं है। रेक्टेंगल के जो ये बाइसेक्टर्स होते हैं, सॉरी डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं पर 90 पर नहीं करते, कुछ समथिंग एक्स पर करते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 90। तो ये 3 कंडीशन बारी-बारी करके हम क्या देखा कैसे किस तरह रिफाइन करके हम पता लगा रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर स्लैब हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि स्क्वायर वाज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ऑब्वियसली हमने स्क्वायर को यही बोला था, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस है जिसमें हमने सारे साइड्स इक्वल कर लिए। क्या हम स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके एक रोम्बस के साथ जिसके सारे एंगल्स बराबर हो? हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल था हमारे पास जिसकी साइड अलग थी, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। हमने क्या किया कि भाई साहब आप क्या करो, आप सारे साइड्स को बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो। ये हमें क्या मिल गया था यहाँ पर, स्क्वायर। अब बोला जा रहा है हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास अब एक रोम्बस दिया हुआ है, देखो ये रोम्बस है हमारे पास, ये साइड ये चारों साइड बराबर है, पर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। यहाँ पे येलो से करता हूँ, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हमने सारे के सारे साइड्स हमने इक्वल कर दिए, सॉरी सारे एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। हमने बोला कि देखो सारे साइड्स को सेम रखते हुए हमने सारे एंगल्स को इक्वल कर दिया, इसको भी इक्वल कर दिया, इसको भी इक्वल कर दिया, इसको भी इक्वल कर दिया और इसको भी इक्वल कर दिया। तो क्या ये हमारा एक स्क्वायर होगा? बोलो। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल था, हमने सारे साइड बराबर कर दी, हमें भाई स्क्वायर मिल गया। रोम्बस में हमने सारे एंगल्स को बराबर कर दिया, तो क्या हमें वो स्क्वायर मिलेगा? नहीं। हमने भले रेक्टेंगल को के सारे साइड बराबर करके स्क्वायर पा लिए, पर रोम्बस के सारे एंगल्स को बराबर करके हम स्क्वायर नहीं पा सकते। ये आप वेरीफाई करने के लिए आप पेपर फोल्ड टेक्निक यूज कर सकते हो। पेपर फोल्ड टेक्निक, पेपर फोल्ड टेक्निक जो अब तक जो हम एक्टिविटी में करते थे, ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये नहीं होंगे, ये एक स्क्वायर में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स की लेंथ ही अलग-अलग है। इसकी ये डायगोनल्स कुछ x है तो इस डायगोनल्स की लेंथ कुछ लेट्स से y है। सो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको भी आप समझ लेना, ये भी हो गया। अब तीसरे पर आते हैं। कैन अ ट्रेपीजियम हैव ऑल एंगल्स इक्वल? हमें बोला कि ये देखो भाई साहब हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इस तरह से ABCD, और क्या इसके सारे एंगल्स बराबर हो सकते हैं? वेल देखो हमने एक तो हमने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड तो इसके पैरेलल है ही। ये सारे एंगल्स इक्वल हो सकते हैं? अगर हमने ट्रापेजियम के सारे एंगल्स इक्वल किए तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल। क्या कैन इट हैव ऑल साइड्स इक्वल? कैन इट हैव ऑल साइड्स इक्वल? और चलो हम इसके सारे साइड्स को इक्वल भी कर देते हैं। अब रेक्टेंगल के सारे साइड्स हमने इक्वल कर दिया, हमें क्या मिल गया, स्क्वायर। स्क्वायर। कैन ट्रापेजियम ऑल एंगल्स इक्वल? ऑब्वियसली इक्वल होने पर वो बन जाएगा रेक्टेंगल। कैन इट हैव ऑल एंगल साइड्स इक्वल? ऑब्वियसली वो साइड्स वो भी इक्वल करने पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अब नए चैप्टर स्टार्ट करते हुए। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।